आज के हम इस वीडियो में सल्तनत कालीन व्यवस्था का भाग 2 देखते हैं। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वो अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के सामने झुकने हेतु बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तानों के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका बड़ी सावधानी से हिसाब रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर तथा घरों पर। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन शासकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी देखते हैं सल्तनत काल में ये कैसी थी। अफ्रीकी देश मोरक्को और 14वीं सदी से भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस और झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह घुसे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत मजबूत रहते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए प्रायः किले प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर भी पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना नहीं हराया जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए हुए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसअक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, जिससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इनका कैसे सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार हुए हमले 1299 और 1300 में 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरसीन शहर बनवाया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। किसानों की पैदावार का लगभग 50% का हिस्से के तौर पर तय किया गया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने
दिल्ली में चीज़ों की कीमतें पर नियंत्रण लागू किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में काफ़ी और बाजार वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक ने कैसे अपनी नीति या युद्ध से कैसे खुद की बाहरी युद्धों से खुद की कैसे रक्षा किया, युद्ध कैसे लड़े, आइए देखते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस अक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में सबसे पुराने शहर देहली कुहाना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी से न होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वो चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा भी थे। 15वीं तथा 16वीं सदी में सल्तनत तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक उभर आए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर कुछ शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उससे इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी और परास्त किया। शेर शाह दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश का कहलाने वाला यह शासक केवल 15 वर्ष तक शासन कर पाया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की व्यवस्था को ही अपनाया था। ये सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का हमने ये अध्याय देखा। अब आगे हम मुगल वंश या मुगल शासकों